और इन्होंने उनका जवाब भी दिया जी। सीता के बारे में। हाँ। मैं उसको थोड़ा फैक्चुअल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। एक राजा जनक था। जी। राजा जनक अपनी पत्नी को अत्यंत प्यार करता था। जी। और पत्नी के प्यार में वो महल में रहने लगा था। हाँ, देखो 5-10 मिनट लगेंगे, है ना। महल में रहते रहते उसको प्रकृति से और अपने राज की चिंता छूट गई। भयानक अकाल पड़ा। जब राजा प्रकृति से दूर होता है तो प्रकृति से दूर प्रजा भी होने लगती है। और फिर प्रकृति का क्रोध होता है और उस क्रोध के कारण सुखाड़ आया, ड्राउट आया, अकाल आया। उस अकाल में राजा से डरे बिना बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोगों ने, विक्रांत जैसे लोगों ने कहा कि राजन, प्रजा और प्रकृति दोनों त्रस्त हैं। प्रकृति का क्रोध बढ़ रहा है। तो राजा ने पूछा क्या करें? उसने कहा आप और आपकी रानी दोनों महल छोड़ के हल चलाओ, प्रकृति प्रसन्न होगी। राजा जनक अपने सलाहकारों की बात मानकर अपना राजमहल छोड़कर हल चलाने लगे। जब राजा और रानी ने दोनों ने हल चलाया, उन दोनों को बहुत पसीना आया। तो दो बातें हैं उसके बारे में। एक तो ये कि राजा और रानी के पसीने की बूंदों से धरती में जो बीज था वो बीज अंकुरित हुआ और वो अंकुरित होकर सीता बनी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सीता तो धरती के अंदर से निकली थी। जब वो हल चला रहे थे तो हल की जो फाल है वो एक मटकी में टकराई और उस मटकी में से सीता का जन्म हुआ। दोनों बात सत्य है। दोनों बातों का अर्थ एक ही है कि जो सीता है वो कोई स्त्री नहीं है। सीता प्रकृति है। सीता सृजन करने वाली, नित्य नूतन निर्माण करने वाली, नित्य जन्म देने वाली, प्रकृति की रचना करने वाली, सृष्टि को बनाने वाली का नाम सीता है। लेकिन उसी काल में एक प्रकांड पंडित थे रावण नाम के। उनका जो ज्ञान था वो आज की आधुनिक शिक्षा की तरह था। जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है वो हमें तीन चीज पढ़ाती है। एक पढ़ाती है कि मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इस प्रकृति का अधिक से अधिक शोषण करके इस प्रकृति का अधिक से अधिक उपयोग करो, भोग करो। ये पढ़ाने वाले इंजीनियर और टेक्नोक्रेट कहलाते हैं। दूसरे होते हैं सोशल साइंटिस्ट। वो क्या पढ़ाते हैं? वो पढ़ाते हैं कि अब तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें गन्ना पैदा किया तो उसका गुड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड़ से प्रदूषण नहीं होता था। चीनी बनाओ तो जिससे नदियाँ भी गंदी होंगी, और चीनी बनने वाला प्रदूषण का आज तक इलाज नहीं है दुनिया में। जिस केमिकल से चीनी बनती है उसका ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है। तो दूसरे सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो हमें प्रदूषण करना सिखाते हैं, पढ़ाना सिखाते हैं। वो प्रकृति से प्यार करके, मेहनत करके, जिससे प्रदूषण ना हो ऐसी शिक्षा नहीं देते। और तीसरी चीज़ जो हमें मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी पढ़ाती है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या पढ़ाती है? वो पढ़ाती है कि जो भी सिचुएशन है उसको मेंटेन करके रखो, कुछ नया मत करो, जो है उसको कंट्रोल करो। तो वो जो मैनेजमेंट की शिक्षा है इस मॉडर्न एजुकेशन में, वो नियंत्रण करने की शिक्षा है। तो हमारी पढ़ाई में तीन चीज़ें हैं। क्या है? शोषण, प्रदूषण और नियंत्रण। ये हमारी मॉडर्न शिक्षा है। रावण को भी ऐसी ही शिक्षा मिली थी। कहाँ से मिली थी मालूम नहीं, लेकिन रावण के पास इसी शिक्षा का सर्वोत्तम ज्ञान था।
जी। रावण इस शिक्षा में सबसे बड़ा, दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान था, वैज्ञानिक था। इसीलिए उसके मन में ये आ गया था कि इस पूरी प्रकृति पर कंट्रोल कर लूं, नियंत्रण कर लूं। जी। हवा, पानी सब मेरे कब्जे में हो। बादल मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बरसे, जहाँ ना चाहूँ वहाँ ना बरसे। आज तुम्हारा जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है? वही कर रहा है। रावण चाहता था कि पूरी सृष्टि को पैदा अपने कब्जे में करे। तो एक तरफ था सृष्टि को शोषण करने वाला रावण, और दूसरी तरफ था सीता, जो प्रकृति का सृजन करने से पैदा हुई। इसलिए जब वो थोड़ा बड़ा हो गया रावण, तो उसके मन में आया कि अब तो जो प्रकृति का पोषण करने वाले लोग हैं उन पर भी कब्जा कर ले। उसने भूल गया कि सीता राम की पत्नी है। राम की पत्नी कैसे हुई सीता? क्योंकि राम का सारा जीवन राजपाट छोड़कर जंगली जानवरों को संगठित करके जंगलों का पोषण करने का काम करने वाले आदमी का नाम था राम। तो उसकी पत्नी कौन होगी? उसकी पत्नी तो प्रकृति ही होगी। जो पोषण करता है, जो पालन करता है, उसकी पत्नी कौन बनेगी? उसकी पत्नी को मंदोदरी थोड़े बनेगी, वो तो सीता ही बनेगी। तो सीता उसकी पत्नी थी, राम की। इसलिए राम ने अपनी पत्नी प्रकृति को बचाने के लिए संघर्ष किया और फाइनली जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि वो पोषण करने का काम करता था। तो मैं आज तुमसे जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि तुम पूरी दुनिया को जरा समझ लो कि दुनिया में आज चल क्या रहा है। दुनिया में आज रावणीय शिक्षा का प्रभाव है। इसलिए सारे देश, 287 देश हैं इस दुनिया में, सब देशों की सत्ता, पावर केवल और केवल नियंत्रण करना चाहते हैं। इसलिए वो इकोनॉमी कंपटीशन में आर्थिक प्रतियोगिता करवा रही है समाज के बीच में, और उस आर्थिक प्रतियोगिता में सारा समाज शामिल है। और कुछ लोग उस आर्थिक प्रतियोगिता में दुनिया को शिकार बनाना चाहते हैं और खुद शिकारी बनना चाहते हैं, जैसे चाइना। मैंने कल भी कहा था, फिर कहना चाहता हूँ कि हम इस आधुनिक शिक्षा के दुष्प्रभाव को यदि समझना चाहते हैं तो इसमें 3 ही दुष्प्रभाव हैं। शोषण, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पढ़ाती है। प्रदूषण, सोशल साइंस पढ़ाती है। और अतिक्रमण, मैनेजमेंट पढ़ाता है। 3 डिसिप्लिन, तीनों का चरित्र ये है। और इन तीनों के चरित्र में सबसे बड़ा रावण। और रावण झूठ बोलने में, धोखा देने में, लालच देने में, अरे वो सीता को ही लालच दे दिया उसने, सोने का हिरण बेच दिया। तो लालची सब चीज़ों में माहिर था। तो आज 287 देश दुनिया के जो सत्ता के केंद्र हैं, वो दुनिया को लालची बना रहे हैं। आर्थिक प्रतियोगिता का कंपटीशन कर रहे हैं, आर्थिक प्रतियोगिता कर रहे हैं। और उस आर्थिक प्रतियोगिता में हमारे शास्त्रों में एक शब्द था, लाभ और शुभ। अभी आधुनिक भाषा में उसको कहते हैं लाभ और सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा। तो हम शुभ को भूल गए, सुरक्षा को भूल गए। आज किसी को जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा की चिंता है क्या? सबको जल मिले इसकी सुरक्षा की चिंता है क्या? विक्रांत और हम सब स्वस्थ रहें इसकी किसी को चिंता है क्या? ना आज स्वास्थ्य की सुरक्षा की चिंता है, ना जल की, ना प्रकृति की, ना पानी की, ना। तो अब हमारे जीवन से लाभ प्रबल हो गया है,
और सुरक्षा नष्ट हो गई है। जी। शुभ की चिंता भूल गए हैं। इसलिए शुभ चाहने वाले का नाम था राम। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का पोषण करते थे, क्योंकि वो प्रकृति के पति थे सीता के। राम सबका पोषण चाहते थे, सबकी सुरक्षा चाहते थे, और जब युद्ध जीत गए तब भी वो खुद राजा नहीं बने। युद्ध जीतने के बाद भी अपना राज्य उन्हीं को संभला के चले आए जिनका वो राज्य था, क्योंकि वो सुरक्षा चाहते थे, वो शुभ चाहते थे, वो लाभ नहीं चाहते थे। आज पूरी दुनिया में